हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। आज अपने ग्रेड 3 का जो पहला टेस्ट हुआ था, कोर्स आपको पता है निःशुल्क रहेगा। जैसे ही अपने एक वीक में पूर्णतः इसको जैसा भी शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो क्लासें चल रही हैं उसकी पीडीएफ निःशुल्क नोट्स मिलते हैं आपको। जो नए बच्चे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ये सूचना थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है। टेस्ट जो हुआ था 70 प्रश्न थे और एक बार के लिए मैं प्रश्न हो सकता है सारे आपको दिखा दूं या नहीं भी दिखाऊं, पर मोस्टली जो प्रश्न व्याख्या वाले हैं वो व्याख्या वाले जो प्रश्न है वो वही हल करवाऊंगा। जो सामान्य प्रश्न है एक विद्यार्थी अपने स्तर पे उसको समझ के कर सकता है। हर एक प्रश्न को ऐसे आपको उस पर डिस्कशन करके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा मैं। जो मूल जो बेसिक जो चीज आपके कंसेप्ट, मैंने प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया होता है। सेकंड ग्रेड वाले काफी सारे बच्चे भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम वो टेस्ट दे रहे हैं, तो उनको पता है सेकंड ग्रेड का अपना चैलेंजेबल टेस्ट होता है जिसमें कि आपको चैलेंज दिया जाता है कि 60-70% से ज्यादा आपके प्रश्न जो है वो मैं सही नहीं होने दूंगा। और ऐसा हो जाता है, कुछ एक विद्यार्थी उसको क्रॉस कर लेते हैं, बाकी उस दायरे से नीचे रह जाते हैं। और आपके लिए भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पहला प्रश्न ऐसा ही था, बालू का स्तूप पे बनाया हुआ था। कारण क्या है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप जब पढ़ते हैं तो बालू का स्तूप हमारा वीक पॉइंट रह जाता है। हम राजस्थान के रहने वाले हैं, स्तूप का मतलब धोरे हैं, टीले हैं, टिब्बे, मिट्टी दे टिब्बे दे, ठीक है। अब हमें इन टीलों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि इन टीलों के अलग अलग नाम हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, मूलतः दो प्रकार के बालू का स्तूप। फिर अनुप्रस्थ के आगे प्रकार हैं और अनुदैर्ध्य के आगे प्रकार हैं। हमें यह देखना है कि ये कौन सी लोकेशन पे पाए जाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था कि बालू का स्तूप मिलते हैं। सामान्यतः तो ये है कि ये प्रश्न आया हुआ है किसी एग्जाम में, आपने रटा हुआ है तो आपने लगा दिया उत्तर, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लेंगे, ज्योग्राफी जो है वो प्रैक्टिकली अपने जो बात करते हैं तो प्रैक्टिकली विषय है, तो प्रैक्टिकली अगर चीज पढ़ते हैं हम अच्छे से याद हो जाती है। चलिए अपने इसको प्रयास करते हैं समझने का। ऐसा सा हमारा राजस्थान है और राजस्थान में इधर ऊपर ही ऊपर गंगानगर है, फिर बीकानेर है, ठीक है। इधर वाला एरिया हनुमानगढ़ का वो चूरू वाला और उधर की तरफ वाला जो एरिया है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इधर जैसलमेर वाला इलाका है, इधर बाड़मेर पड़ जाता है हमारा, और इधर है जोधपुर, ठीक है। अब पहला प्रश्न था, मैंने कहा दो तरह से हम बालू का स्तूपों को पढ़ेंगे। एक है अनुप्रस्थ, कौन सा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, हालांकि सेकंड ग्रेड वाला कोई बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो कहेगा सर हमने तो आपने रटवा दिया, अब दोबारा से। तो दोबारा से अब ये प्रश्न को आपने भी देख लेना है। आगे वाले प्रश्न सारे वो बिल्कुल नए प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या अलग होगी आपके लिए। इनकी विशेषता क्या है, ये वायु की दिशा के समकोण पर, वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। अनुप्रस्थ, अभी गंगानगर में नया एक जिला बना था अनूपगढ़, जिसको कि बाद में रद्द कर दिया गया। और गंगानगर में अनूपगढ़ है, वो राजस्थान में जितने बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अनूपगढ़ उनको ध्यान रहा है कि अनूपगढ़ एक जिला गंगानगर से अलग करके बनाया था और उसको हटा दिया। तो अनूपगढ़ गंगानगर का ही जिला है, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप गंगानगर और बीकानेर वाले इलाके में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता वायु की दिशा के समकोण पर, जैसे कि ऐसे हवा चल रही है और इधर कोई झाड़ी टाइप है और हवा यहां पर ऐसे टकराई, हवा टकराई यहां पर इस जगह पे, और सामने कोई भी रुकावट आ गई तो ये टीला इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, रुकावट से इस तरह से, यानी कि इधर खड्डा सा हो जाएगा और इस शेप का कैसा, यानी कि चंद्राकार टाइप के टीले बन जाते हैं। कौन सा? अर्धचंद्राकार स्तूप। फिर इसको नाम दे देंगे हम, क्या नाम देंगे?
इसका नाम देंगे हम बरखान। यानी कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उसके आगे दो टाइप हम पढ़ते हैं, बरखान और पैराबोलिक। बरखान और पैराबोलिक सामान्य बिल्कुल बेसिक से आपको करवाऊंगा। नए बहुत सारे नए बच्चे हैं जिनका पहली बार रीट पास हुआ है, उनके लिए सामान्य नई बातें हैं, क्योंकि उन्होंने जो रीट के लिए पढ़ा उसमें ये बातें ज्यादा इतनी नहीं आती। अब हमने ध्यान रखना है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो वायु की दिशा के समकोण पर इस तरह से, यानी कि हवा इस दिशा में चल रही है और वो इस दिशा में बनते हैं, ठीक है। और बरखान और पैराबोलिक किसके प्रकार है? अनुप्रस्थ के। और मैंने ट्रिक बताई थी, आप वैसे लिख लेना कि अनूप को बरखा बोली कि समकोण बनाओ। अनूप को बरखा बोली, अनूप को कौन बोली? बरखा। क्या बोली? कि भाई समकोण बनाओ, समकोण बरखा बोली। तो यानी कि बरखान और पैराबोलिक, बरखान और बरखा बोली, बरखान और पैराबोलिक क्या है? अनुप्रस्थ के प्रकार हैं। और ये वाला जो लोकेशन है, इस लोकेशन जैसलमेर वाली लोकेशन पे जो बनने वाले स्तूप हैं इनको हम नाम देते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य स्तूप। ये कैसे होते हैं? ये वायु की दिशा के, वायु के कैसे? समानांतर बनते हैं, वायु के समानांतर बनते हैं भाई, ठीक है। जैसे ये वायु चल रही है और ऐसे करके ये, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये जो हवा वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं। अच्छा, इनका कोई एक विशेष उदाहरण प्रकार सीप जो है वो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का एक प्रकार है, इसका अपने को ध्यान रखना है। अभी हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ये था कि जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो कहां पर मिलते हैं? बीकानेर और गंगानगर जिले का सूरतगढ़ और बीकानेर का पुगल उसके चारों ओर, यानी कि ए और बी इसका ठीक उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, नेक्स्ट प्रश्न बीकानेर से, ये सामान्य प्रश्न आया हुआ है शायद ये भी। बीकानेर से झालावाड़ की ओर सीधी रेखा में कुछ एक प्रश्न मैं आए हुए डालता हूं, क्योंकि कुछ प्रश्न वो सिलेक्ट करता हूं मैं जिससे आपकी बेसिक बातें बहुत सारी क्लियर हो जाए। अगर आप बीकानेर से झालावाड़ की ओर यात्रा करते हुए जाते हैं तो आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का अवलोकन करेंगे? अगर हम ऐसे पतंगाकार आकृति में राजस्थान को बनाते हैं तो यहां पर अरावली पर्वतमाला आती है। पहले ऑप्शन को ले तो यहां पर मध्य अरावली है, ठीक है। और बनास बेसिन, यहां से बनास खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, यहां से बनास यहां से निकलकर यहां चंबल में मिल जाती है, यानी कि ये वाला जो एरिया है ये बनास बेसिन का है। कौन सा है? बनास के मैदानों का है। और कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी इसको हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो ये मध्य अरावली, बनास, हाड़ौती, इधर झालावाड़ है, इधर बीकानेर है। तो बीकानेर से झालावाड़ की तरफ जाते हैं तो पहले मध्य अरावली आएगा, फिर बनास बेसिन आएगा और फिर हाड़ौती का पठार आएगा, ठीक है। ये प्रश्न हो जाता है। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिणी अरावली का हिस्सा नहीं है? अच्छा प्रश्न है। अब अपने एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, ये नागपानी है, देखो एक है नागपानी, एक है नाग पहाड़। नाग पहाड़, मैं प्रश्नों को जो आपकी मूल किताबें जैसे 10th वाली किताब होगी है ना, उसमें जो प्रश्न दिए हैं, मतलब जो तथ्य है वो तो इंक्लूड करता हूं। इसके अलावा मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के प्रश्नों को भी ले लेता हूं। जैसे नाग पहाड़ है, नाग पहाड़ जो है ना ये कौन सा है? दक्षिणी अरावली। नाग पहाड़ मध्य अरावली का भाग है। और यहां देखो नागपानी, नागपानी किसका है? दक्षिण अरावली का। और ये सिरावास, ये अलवर में है। सिरावास पहाड़ी कहां है? अलवर में है, ठीक है, अलवर में है। और ये किसका भाग हो गया फिर? उत्तरी अरावली का, ठीक है। इसका ठीक उत्तर ये हो जाता है क्योंकि सिरावास अलवर में है, उत्तरी अरावली का। अब दक्षिण वाले को कैसे याद करोगे आप? आपने ध्यान रखना है इस तरह से कि भी अरावली का जो दक्षिणी भाग है ना, दक्षिणी
अरावली की दक्षिणी अरावली पहाड़ी पर क्या है? पहाड़ी पर पानी खड़ा है, और पानी में क्या है? पानी में नाग बैठा है, नाग बैठा है, और पानी में ही क्या होता है? कमल। कीचड़दार जो पानी होता है उसमें कमल है। कमल किस रंग का है? लीला, नीला रंग का, लीलागढ़, नीले रंग का कमल। कहां? पानी में तीन चीजें, एक नाग, एक कमल, और एक वो कमल जो है वो नीले रंग का है। तो दक्षिण अरावली में नाग पहाड़ जो है मध्य अरावली में, तो नाग पानी दक्षिण अरावली में, कमलनाथ की पहाड़ी दक्षिण अरावली में, कमल कैसा? नीला, दक्षिण अरावली। तो इस तरह से आपने इस चीज को याद रख लेना है। तो सिरावास जो है ये अलवर में, बिलाली तथा बरवाड़ा। चलिए इस प्रश्न का आप उत्तर थोड़ा सा अगर बताना चाहें तो बताएं। बिलाली तथा बरवाड़ा, हाँ जी, तो हालांकि कर दिया होगा, ये ना आया हुआ है प्रश्न एग्जाम में, डायरेक्ट उठाया हुआ है। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। यहाँ मध्य अरावली के जो है दर्रे, सूरा घाट, शिवपुरी घाट, इनके थोड़े से नाम याद रख लेना। शिवपुरी घाट, सूरा घाट और देबारी समझौता भी हुआ था ना ऐतिहासिक घटनाओं में। देबारी समझौता, देबारी का युद्ध, ठीक है, 1680 देबारी का युद्ध। तो ये चीजें अच्छे से याद रखा करो। अब यहां हमने मध्य अरावली में चोटी नाग पहाड़ हो गया। मध्य अरावली की चलो सबसे ऊंची चोटी बताओ, जो अजमेर में ही है, थोड़ा याद करने का प्रयास करो। दक्षिण अरावली की चोटियां अभी हमने देखा था कि एक पहाड़ी है दक्षिण की अरावली की पहाड़ी, उस पर पानी खड़ा हुआ है, उसमें नाग बैठा है, पास में क्या है? कमल का फूल है नीले रंग का। तो दक्षिण अरावली की चोटियां होगी। और यहां पर बिल्ली है, उत्तर में क्या है? बिल्ली है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का हिस्सा है? ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ी कहां है? पहाड़ बाड़मेर में, पहाड़ी बाड़मेर में। और छप्पन का मैदान प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, वो वाला जो इलाका जहां पर माही नदी वाला जो एरिया है ना, माही नदी की विशेषता कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली माही नदी। तो ये पूछा है छप्पन का मैदान, तो ये किसका हिस्सा है? दक्षिणी अरावली का, हाड़ौती के पठार का। चलो एक प्रश्नों को ऐसे कट किया करो भाई, देखो ये अर्ध शुष्क तो इधर आएगा नहीं, ठीक है, फिर ये भी आएगा नहीं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा हाड़ौती का पठार आएगा? हाड़ौती का पठार भी नहीं आएगा। फिर कौन सा बच गया? दक्षिण अरावली बच गया क्या? चलो आप बताओ इन दोनों में से क्या बचा? थोड़ा सा तो आपको भी वक्त देना चाहिए, बताइए। हाँ जी, प्रश्न आपके इसी तरह गलत करवाता रहूंगा मैं, ठीक है। इससे आपको क्या हो जाएगा, आपके जो भौगोलिक संरचना है राजस्थान की एकदम से क्लियर हो जाएगी। कि मान लो मरुस्थल वाला भाग है तो वो शुष्क और शुष्क कितने भागों में बटा है? अरावली 3 भागों में बटी है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, एक बार के लिए चारों पर क्रॉस लगा दिया, अभी हम जब पढ़ते हैं इसके पार्ट पढ़ते हैं एक बार भौतिक स्वरूप के, उसमें एक पार्ट आएगा पूर्वी मैदानी भाग, इसको पढ़ते हैं, यहां दिया होगा, ये रहा पूर्वी मैदानी। सामान्य चीजें जो है ना वो क्लियर कर लो। अरावली के 3 पार्ट हमने कर दिए थे, और उसके भी हमने अरावली वाले भाग के भी 3 पार्ट, तीनों की मुख्य चोटियों को हमने कर लिया था। हाड़ौती वाले में तो इसके 2 ही पार्ट है, यहां पर अगर लिखें विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। यानी कि पठार वाले एरिया में दक्षिण अरावली मसला ही अलग हो गया, और ये बाहर चला गया, ये मसला अलग हो गया। इसको भी मैंने कट कर दिया था क्योंकि आपके उत्तर लेने थे, ठीक है। अब पूर्वी मैदानी भाग है, मैदान नदियों वाले एरिया को कहते हैं। तो कौन कौन सी नदियां आप मान सकते हैं? चंबल वाली भी,
आप मान सकते हैं बनास वाली भी, आप मान सकते हैं माही, और आप मान सकते हैं कौन सी लास्ट वाली एक और नदी मान लो आप। ठीक है, 3 नदियों का जो एरिया है, 3 मुख्य नदियां हैं, एक नदी, और 3 को आपने माना, और उसमें जो माही वाला एरिया है, माही नदी का जो क्षेत्र है, उसी को ही हम 56 का मैदान कहते हैं। और 56 के मैदान के साथ 56 की पहाड़ियां जरूर याद रखना, 56 की पहाड़ियां जो है वो बाड़मेर में है। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी का ये भाग पड़ता है कौन सा, 56 का मैदान। क्योंकि 56 का मैदान, वैसे अगर माही नदी वाला एरिया होता तो आपने पढ़ा हुआ था तो आपके अच्छे से याद रह जाता। अब इस तरह से अगर याद करेंगे तो आपके याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पूछा गया, इस प्रश्न का आपको बोनस मिलता है भी, ये आपका बोनस मिलता है, कारण ये बड़ी एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई है कि डोरा पर्वत के आगे भी उदयपुर लिखा हुआ है, जबकि डोरा पर्वत कहां पर है, डोरा पर्वत है जालोर में। ठीक है, और चांद खेड़ी या चांद बड़ी, ये पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा नहीं है। ये कौन से का है, तो ये पठार वाला, जो दक्कन का पठार वाला एरिया है उसका हिस्सा है चांद खेड़ी। तो ये दोनों ऑप्शन गलत थे। घग्गर का मैदान वाला एरिया नाली शेखावटी प्रदेश जोड़ भूमि जो है ये सही है। बस यहां पर आपको ध्यान रखना था कि ये दोनों ही ऑप्शन गलत थे। इस पर ऑब्जेक्शन आ गया था पेपर वाले दिन ही रिट, तो यहां पर आपको बोनस मिल जाता है। टेस्ट सीरीज जो है सेकंड ग्रेड वाली, तो बहुत ही राजस्थान के बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, क्योंकि टेस्ट देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने, तो आप YouTube पे अभी टेस्ट देखेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि चलो ठीक है, यहाँ अभ्यास ठीक हो जाएगा आपका। थार के मरुस्थल की जनसंख्या और जनघनत्व, सेकंड ग्रेड का पेपर मैंने इतना टफ बनाया था पहला पेपर, और फिर बच्चों को ये लगा था क्योंकि फ्री में था तो बहुत सारे 1000 से ऊपर बच्चों ने दिया। बाद में उनको ये लगा कि तो पेपर ही गलत है। मैंने सत्या वाले प्रश्न दिए थे, आप कभी भी पहला पेपर खोल के देख सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चों के YouTube पर भी कमेंट्स पड़े होंगे व्याख्या वाली वीडियो में, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगा कि ये तो कोई पेपर ही गलत बना रहा है, हमारी तैयारी अच्छी ऐसे थोड़ी है, ये भी बात गलत है, ये भी ऐसे थोड़ी होता है, हमारी तैयारी से ये पेपर बनाने वाला गलत है। और जब मैंने उसकी व्याख्या करवाई, फिर मेरे पास पर्सनली भी खूब मैसेज आए और वैसे भी बच्चों के कि सर हमने आप पे डाउट किया, पेपर पे डाउट किया, असल में हम गलत थे, आप सही हो। तो वो पहले पेपर को देखकर कुछ बच्चे जो है ना, फिर उन्होंने टेस्ट को ज्वाइन ही नहीं किया, उनको ये लगा कि गलत ही बन रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा, क्योंकि थर्ड ग्रेड का थोड़ा सा, क्योंकि बोर्ड ने पेपर लेना है तो इसका लेवल थोड़ा सा उतना हाई नहीं है, सेकंड ग्रेड का पैटर्न चेंज होता है, तो सामान्य बातें। हालांकि इन प्रश्नों में भी आप जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी कैसी, मैं बताऊं कैसे। प्रश्न पूछा है कि थार के मरुस्थल की जनसंख्या व क्षेत्रफल था, यहां जनघनत्व नहीं, यह क्षेत्रफल लिखा हुआ था, क्रमशः है। तो यहां क्रमशः पूछा गया है कि यानी कि पहले जनसंख्या और फिर क्षेत्रफल। तो पहले जनसंख्या, अब यहां पर देखो ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, और ये मैंने पहला ही ऑप्शन डाल दिया। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या पढ़ा होता है उन्होंने, 61% क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्यादा फेमस है। मैंने क्षेत्रफल को सेकेंडरी नंबर पे लिखा था, क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि आपको क्रमशः का मतलब है पहले जनसंख्या और फिर क्षेत्रफल डिसाइड करना है। बहुत सारे बच्चों ने ये उत्तर भी किया है, लेकिन उत्तर क्या है, जनसंख्या पहले है, जनसंख्या 40% है और क्षेत्रफल कितना है, 61% है। राजस्थान के 61% भाग पर थार का मरुस्थल है। वो सेकंड ग्रेड की व्याख्या वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें मैंने अच्छे से आपको ना एक्सप्लेन किया हुआ है उन चीजों को, जो कितने प्रतिशत भाग पर कौन सा क्या है। राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त है। देखो प्रश्न ज्यादातर, ये सेकंड ग्रेड में भी मैंने दिया था, मैंने थोड़ा सा इसको डिजाइन अलग तरीके से कर दिया था। बालू का स्तूप मुक्त बहुत बार पूछा गया है, बालू का स्तूप मुक्त। अब मैंने बालू का स्तूप युक्त लिख दिया ताकि आप प्रश्न करते समय, आपको प्रश्न पढ़ते हुए समझ आना, ये थोड़ा सा आप में आ जाए एक चेंजेस। ज्यादातर प्रश्न ये पूछा गया है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, 41.5% भाग जो है बालू का स्तूप मुक्त है। तो बालू का स्तूप युक्त वाला कौन सा आ गया,
60% लगभग हो जाता है, यानी कि ये 58.5 हो गया, 58.5 हो जाता है बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, यानी कि राजस्थान के जो 61% भाग पर बालू जो मरुस्थल है, और 61 को अगर अपने 100% मान के फिर देखते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पर टीले हैं, कितने पर नहीं। और राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहां है? जैसलमेर में है। क्यों है? क्योंकि जैसलमेर का कुछ एरिया है जहां पर क्या है, पत्थर ही पत्थर है, यानी कि आप पथरीला मरुस्थल मान सकते हैं। तो वो एरिया बालू का स्तूप, वहां पर टीले नहीं है। मैं देख के आया था, बड़ा शानदार क्षेत्र है, बड़ा ही शानदार एरिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अरावली का न्यूनतम विस्तार। अब यहां पर कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड वालों को शायद दिया हुआ है टेस्ट में, है ना। आगे हिस्ट्री वाले प्रश्न बिल्कुल नए और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से है, जो सेकंड ग्रेड वालों को नहीं दिए थे। अब आ जाता है विस्तार। ये शायद उत्तर कुंजी में गलत लगा दिया था उत्तर। न्यूनतम विस्तार अगर आए तो अजमेर, ठीक है। और अगर आ जाए न्यूनतम ऊंचाई, तो हाइट की अगर बात की जाए न्यूनतम ऊंचाई की, तो जयपुर। और सर्वाधिक विस्तार अगर आए, तो सर्वाधिक विस्तार कहां है? सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक हाइट, सर्वाधिक ऊंचाई कहां है, तो ऊंचाई कहां आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका सिरोही। ये कई तरह के प्रश्न हो जाते हैं। इसका ठीक उत्तर है न्यूनतम विस्तार कहां है? अजमेर में है। और न्यूनतम ऊंचाई पूछा जाए, यानी कि विस्तार का मतलब है उस जिले के थोड़े से एरिया में ही फैली हुई है अरावली। और न्यूनतम हाइट, यानी कि उसकी ऊंचाई अरावली की सबसे कम कहां है? वो जयपुर में पाई जाती है। चलिए अब आगे हिस्ट्री वाले प्रश्न। मैं जिस विषय का व्याख्याता हूं उस विषय के प्रश्न आ जाते हैं। देखिए, ये शायद ये सेकंड ग्रेड वालों को दिया था क्या मैंने? निम्न में से असत्य कथन है। कालीबंगा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा था बागोर से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। अब ये प्रश्न आपको करना था, ए व बी दोनों असत्य है, ए व बी दोनों सत्य है। अब आप बताएं। तो ये था चावल के साक्ष्य नहीं मिले। चावल के कहां से मिले हैं? चावल के मिले हैं आहड़ से। कहां से? आहड़ से। तो बौद्ध विहार के अवशेष बागोर से नहीं, कहां से? बैराट से। तो ये दोनों ना एक जैसे नाम है, स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बैराट से मिलता जुलता नाम यहां लिखा था। तो ए व बी दोनों असत्य हैं। अभी हिस्ट्री वाले प्रश्न बड़े आपके लिए मजेदार रहने वाले हैं। ये प्रश्न भी मैंने, क्योंकि ये जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उनको ये बातें बतानी जरूरी है, इसलिए मैंने ये खुद के बनाए हुए प्रश्न सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो बनाए थे वो डाले हैं, ताकि जो थर्ड ग्रेड वाले बच्चे, सेकंड ग्रेड वाले जिन्होंने ये दे रहे हैं उनके लिए तो चलो उनको दोबारा अभ्यास हो जाएगा, थर्ड ग्रेड वालों के लिए नए प्रश्न होंगे यहाँ के। क्योंकि मेरे तरफ से जो ऐसे तथ्य है जो मूल बुक्स में है और बच्चों के ध्यान में नहीं है और प्रश्नों के रूप में अभी आए नहीं है, तो वो बताना जरूरी बनता है कोई सी भी ग्रेड के ऊपर। यहाँ के कुल 5 स्तरों में से 3 सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है। यहाँ नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। हालांकि यहाँ मैंने ऑप्शन उत्तर, वहां कुछ और था सेकंड ग्रेड में, यहाँ और है। यहाँ नालियों व कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष मिले हैं। यहां से हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं। यहां से दौरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। देखो कालीबंगा, अमलानंद घोष, ये सामान्य बातें आपको पता है, अमलानंद घोष ने खोज की, ठीक है। दूसरा, दशरथ शर्मा ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा अर्ली चौहान डायनेस्टी बुक लिखता है जो, वो क्या कहता है इसको कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है कालीबंगा। तो कालीबंगा से ये कथन असत्य है। कारण क्या है कि कुल 5 स्तर है, और जब आप आहड़ में पढ़ोगे, आहड़ में कुल 8 स्तरों पर उत्खनन हुआ था। यहाँ 5 है, आहड़ में कितने हैं? आहड़ 8, ये खुद ही कह रहा है 8, ठीक है।
8 है क्या? आहड़ में 8 है, बैराठ में कितने हैं ये आपने बताना है कमेंट करके। चलो 5 स्तरों पर, जिसमें से 3 नहीं, 2 सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी कि 5 स्तर मिले हैं। स्तर का मतलब है कि जैसे किसी भी सभ्यता की खोज करते हैं तो ऊपर ऊपर कोई चीज मिलेगी, फिर वो स्तर खत्म होकर नीचे जाएगा, पुरातत्वविद नीचे जाएंगे, फिर नीचे एक, फिर वो एक स्तर खत्म हो गया, फिर नीचे, इस तरह से 5 स्तरों पर खुदाई हुई। और पहले जो 2 स्तर थे उसमें जो चीजें मिली वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है, यानी कि हड़प्पा पूर्व की है। और उसमें जो जुटे हुए खेत के साक्ष्य है ना, ये पहले 2 में से ही आते हैं। ये तो जुटे हुए खेत जो है ऐसे लाइनिंग सी बनी हुई और उसमें कुछ ऐसा लग रहा है बीज बोए हुए, तो वो जुटे हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं। यानी कि आज ये वाला हम लोग एकदम से कोई भूकंप कुछ भी आ जाए, खत्म हो जाए, और बाद में कोई नई जनरेशन आए वो खुदाई करे, किसी को कोई लिपस्टिक बिंदी कुछ मिल जाए, किसी को कुछ मिल जाए, किसी को ये मार्ग ये मिल जाए, खेत में कहीं पर कोई होगा, किसी को हल मिल गया, कुछ मिल गया, तो ऐसे जो है खेत में वो लाइनिंग सी मिली है तो उन्होंने कहा यहाँ पर खेत जोता गया था। तो ये सिंधु से भी पहले का है। दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 भागों में बटे हुए थे नगर, जो है ऐसे करके 2 भागों में, एक तरफ दुर्ग होता था, एक तरफ नगर होता था, क्योंकि नगरीय शहरी सभ्यता है। दुर्ग को 4 दीवारी से घेरा गया था और इधर 4 दीवारी नहीं होती थी। लेकिन कालीबंगा दोहरी रक्षा प्राचीर, दुर्ग के चारों ओर तो है ही, नगर के चारों ओर भी, तो इस तरह से यहां से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर बात है, सत्य है। हालांकि यहां पर कुओं में पक्की ईंटों के अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन ये कच्ची बस्ती थी। कौन सी बस्ती थी? कच्ची बस्ती थी, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। दीनहीन बस्ती। यहां से जो मृदबांड मिले हैं, मिट्टी के भांडे मिले हैं, बर्तन मिले हैं, वहां पर काली व सफेद रेखाएं, काली व सफेद रेखाएं खींची गई थी। जैसे गणेश्वर पढ़ेंगे वहां पर काले व नीले रंग वाले मृदबांड मिले हैं, काले व नीले रंग वाले। निम्न में से कौन सा स्थान ताम्रवती नगरी के नाम से? सामान्य प्रश्न है। और जब हम इसकी बात करते हैं, इसकी, तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी, यानी के गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता से सिंधु हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या है, तांबा भेजा जाता था गणेश्वर यहां से। और इसका ठीक उत्तर है ताम्रवती। अगर नगरी पूछा जाए तो आहड़, और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी कि सबसे पहले तांबा कहीं मिला तो वो गणेश्वर से मिला था। अपने जिन सभ्यताओं के नाम लिखे हुए हैं ना, सिर्फ उतनी ही पढ़नी है। 11 कमरों के एक दुर्ग के अवशेष कहां से मिले हैं? बाला बाला बाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, बाला बाला बाला। तो बाला जो है वहां पर 11 कमरों, तो 11 कमरों में, तो बाला कोई नाम याद रख लेना, वो 11 एमपी, जैसे मेरा गांव है तो कह दो 11 में रहते हैं, ठीक है। तो 11 कमरों वाले दुर्ग के अवशेष कहां से मिले हैं? बालाथल। तो दुर्ग से ये याद आ गया। दोहरी रक्षा प्राचीर वाला, जहां दुर्ग और नगर दोनों, वो कहां पर मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। बालाथल के संबंध में असत्य कथन है। चलिए, यहां से बागोर की तरह हाथ से बुने कपड़े के अवशेष मिले हैं। यहां से 5 लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। इसकी खोज 1962-63 में वी.एन. मिश्र ने की थी। यह ताम्रपाषाण युगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित सभ्यता है। तो यहां पर अगर ध्यान देने योग्य बात, बागोर नहीं है, यहां पर है बैराठ। एक बात का ध्यान रखें आप, बागोर सभ्यता कहां थी? बागोर सभ्यता देखो, एक है बागोर सभ्यता, ठीक है, एक है बागोर की हवेली। दोनों अलग अलग है। बागोर सभ्यता कहां है? भीलवाड़ा में है क्या? और बागोर की हवेली कहां है? ये उदयपुर है। मैं अभी गया था
थोड़ा समय पहले पिछोला झील के ठीक सामने वहां पर कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो वो पिछोला झील के किनारे में खूब गाने गा के आया था। क्योंकि म्यूजिक का स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन म्यूजिक में की है, तो मौका मिलना चाहिए। वहां वो म्यूजिशियन वो वाले थे, तो मैंने खूब सारे गाने वहां गाए, इंस्टा पर पोस्ट भी की थी वो, हाँ पिछोला झील वाली की थी। तो पिछोला झील के ठीक सामने जो है वो बागोर की हवेली है उदयपुर में, लेकिन बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। यहां पर क्या है, विराट की तरह हाथ से बुने कपड़े के अवशेष, यानी कि दो सभ्यताएं हैं जहां से हाथ से बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक है बैराठ और दूसरी है बालाथल। बाकी सारी बातें सही है, ये बात है सत्य, बागोर से नहीं बैराठ की तरह हाथ से बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखो कि बालाथल डायरेक्ट नाम से है, वीएन मिश्र ने खोज की है, आहड़ का ये हिस्सा है। तो यहां पर देखो आहड़ अपने आप में ताम्रवती नगीरी है, तांबे के वो बर्तन वगैरह काफी, लेकिन बालाथल से 5 लोहा गलाने वाली भट्टियों के अवशेष मिले हैं। बालाथल को आपने 11 कमरों वाला दुर्ग मिला है, 11 कमरों वाला दुर्ग मिला है। कितनी बातें होगी बालाथल के बारे में, वीएन मिश्र साहब ने खोज की है। वीएन मिश्र बागोर की भी खोज करते हैं, वीएन मिश्र का 2 जगह नाम आता है। चलो, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आहड़ कालीन, मौर्य कालीन, सरस्वती घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो मौर्य कालीन। क्यों मौर्य कालीन? अब आपने देखा होगा बैराठ यानी कि विराटनगर जयपुर, कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले, कैप्टन बर्ट ने 1837 को हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या मिलता है, जो है महादेव की डूंगरी, भीम की डूंगरी, बीजक की डूंगरी, बीजक पहाड़ी, काफी जो है यहाँ पर पहाड़ियां हैं। बीजक होगी, ठीक है, भीम की डूंगरी होगी और महादेव की डूंगरी होगी, महादेव पहाड़ी, ऐसे करके कई सारी पहाड़ियां हैं जहां पर खोज हुई। लेकिन सबसे पहले खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की। उसने किस स्थान की? उसने बीजक की पहाड़ी, बीजक की जो पहाड़ी है उस पर कैप्टन बर्ट को क्या मिलता है? अशोक का एक शिलालेख मिलता है, अशोक का शिलालेख मिला। ठीक है, अशोक का शिलालेख मिला था कैप्टन बर्ट को, कहां से? बैराठ के, ये जो बीजक की पहाड़ी है। अब इस सभ्यता से अशोक के कितने? 2 शिलालेख मिलते हैं भाई, अशोक के कितने? 2 शिलालेख मिलते हैं, दोनों की लोकेशन अलग अलग है। एक शिलालेख कैप्टन बर्ट को, दोनों को अलग अलग आपने कर लेना है। एक जो है वो किसको मिला? वो बर्ट को मिला। कहां से मिला? बीजक की पहाड़ी से, बीजक पहाड़ी से। ठीक है जी। दूसरा शिलालेख किसको मिला? वो मिला कार्लाइल को। किसको? कार्लाइल को। कहां से मिला ये मिला भीम की डूंगरी, भीम की डूंगरी से, भीम की डूंगरी नाम की जो पहाड़ी है वहां से। दोनों अलग अलग हैं। अभी तक ये प्रश्न हाईलाइट नहीं हुआ है किसी एग्जाम में, कैप्टन बर्ट सबको याद रहता है। हालांकि मैंने इस प्रश्न को डाला है आगे ताकि नई चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। भाई दिशा 2020 बुक सबके पास होनी चाहिए, पुराने आए हुए प्रश्न, लेकिन नए प्रश्न भी बीजक की पहाड़ी से एग्जामिनर दे दे कि अशोक के दोनों शिलालेख, मैंने डाला है आगे वाले प्रश्न में कि अशोक के दोनों शिलालेख बीजक की पहाड़ी से मिले हैं। बहुत सारे बच्चे हाँ बीजक की पहाड़ी सुना होता है, कैप्टन बर्ट को मिले नहीं, पहला बर्ट को मिला था 1837 में। और उस्मानिया बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, हरिमोहन सक्सेना ज्योग्राफी की और एक अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की राजस्थान की हिस्ट्री की, ये 2 बुक ऑथेंटिक बुक्स बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब वो ये बात ध्यान रखनी है बर्ट कार्लाइल की। आगे दयाराम साहनी भी इस पे काम करेंगे, वर्क करेंगे। दयाराम साहनी को स्पेशल कुछ चीजें मिली, वो आगे मैंने प्रश्न में डाली हुई है। इसीलिए बैराठ की सभ्यता जो है वो मौर्य कालीन मानी जाती है, क्योंकि अशोक मौर्य के यहाँ से 2 शिलालेख मिले हैं। दोनों पहाड़ियों को अच्छे से याद रख लेना है, कौन सा किसको मिला ये भी हमें याद रखना है। निम्न में से कौन बैराठ के उत्खनन से जुड़ा है? अब मिश्र साहब को हमने अभी पढ़ा था, ये बालाथल से है, बालाथल के साथ बागोर से भी है, लेकिन बागोर अपने सिलेबस में नहीं लगती, बागोर। ठीक है, चलो लिख देता हूं, बागोर से भी है। ठीक है, बागोर से भी है। फिर आ जाते हैं सांकलिया साहब।
सांकलिया साहब दो सभ्यताओं में, आगे ये प्रश्न रूप में है, वहीं इसका डिस्कशन करेंगे। के एम दीक्षित। अब देखो मैंने बैराट की एक ट्रिक बनाई थी, क्या जो था कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर कौन है? भगवान शिव है। कैलाश पर्वत के नीलकंठ की कृपा से, नीलकंठेश्वर आप कह दो, कि दया से सारे बैर मिट जाते हैं, सारे बैर मिट जाते हैं। अब कैलाश पर्वत वाले नीलकंठ के पास जाओगे आप, भगवान शिव के पास जाओगे आप, तो आपके सारे बैर मिट जाएंगे उनकी दया से। कैलाशनाथ दीक्षित, के एम दीक्षित का नाम क्या है? कैलाशनाथ दीक्षित। अब कैलाश आपको यहां पर ये उत्तर हो गया, नीलकंठेश्वर। अब आप एक काम करना, कोई ऐसा पुरातात्विक होगा जिसके नाम के आगे नील, पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके बता दो, या आप जरूर देखना, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है कि जिस पुरातात्विक के नाम के आगे नील आए वो इसका उत्तर है। दया से क्या है? दयाराम साहनी। चलो ये आपको बता देता हूं क्योंकि ये सबको याद रह जाता है। जब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। 1921 हड़प्पा नाम के नगर को खोजा था, तो वो हो गया। बैर से क्या है? तो ये पता भी तो होना चाहिए ना भी कौन सी सभ्यता की ट्रिक है, तो बैर से बैराठ। ठीक है, तो ये प्रश्न था कि बैराठ के उत्खनन से कौन जुड़े हुए हैं? के एन दीक्षित। मैंने उपयुक्त सभी भी लगाया, बहुत सारे बच्चों ने ये उत्तर किया। नेक्स्ट प्रश्न ये भाई, अभी प्रश्न आया था कौन से पेपर में, मैं सोच ही रहा था, एग्रीकल्चर वाला आया था क्या अभी? हाँ, एग्रीकल्चर वाला ही आया था अभी। उसमें प्रश्न था कि, वो प्रश्न क्या था पहले वो देखो। वो प्रश्न था गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स से संबंधित मृदभांड है। उसने ये प्रश्न पूछा था अभी 5-4 दिन पहले। आरपीएससी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर था, गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स से संबंधित। अब गणेश्वर जोधपुरा के आगे कॉपर ही क्यों लिखा है? क्योंकि जोधपुरा में लो के ज्यादा चीजें मिली हैं, लो युगिन, यानी कि आयरन सभ्यता भी है, ये आयरन सभ्यता भी है। लेकिन जब एक साथ गणेश्वर जोधपुरा आता है तो ये कॉपर के संबंध में ताम्र युगीन सभ्यताओं के संदर्भ में ज्यादा आता है। प्रश्न ये पूछा गया था, अच्छा यहां पर वो हाँ है, ठीक है। प्रश्न ये पूछा गया था कि वहां पर जो गणेश्वर जोधपुरा, गणेश्वर कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है, जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है, जिसकी खोज किसने की है, उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। आरसी अग्रवाल, विजय कुमार, और इनके नाम यहां पर आ गए हैं। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का मृदभांड पूछा गया था, कौन सा था? तो इसका जो मृदभांड था, मृदभांड कौन सा था? हिंदी में लिखा हुआ था गेरिए रंग वाले मृदभांड, ठीक है। और इंग्लिश में इसको लिखा हुआ था ओसीपी, ओकर कलर, ओसीपी था शायद, ओसीपी होगा अगर मैं ठीक हूं तो। आप हिंदी वाला गेरुए रंग वाला जरूर याद रखें, गेरुए रंग वाला मृदभांड। अब आपको दोनों तीनों नाम याद रखने हैं। अगर तो पूछा जाए गेरुए रंग वाला मृदभांड गणेश्वर, अगर पूछा जाए कृपस्वर्णी मृदभांड जो 10th क्लास की बुक में दिया हुआ है तो गणेश्वर। एक नाम और आ सकता है, काले व नीले रंग के मृदभांड। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें, काले व नीले रंग के, गेरुए रंग के, कृपस्वर्णी मृदभांड। ये अब देखो अगर आ जाए काले व लाल रंग के मृदभांड वाली संस्कृति, तो इसका उत्तर होगा काले व लाल का आहड़। क्या होगा?
आहड़। चलो एक और ऐसा ही मिलता जुलता लिखा देता हूं, काले रंग के मृदमांड है, काले रंग के हैं और ऊपर क्या है, सफेद रेखाएं खींची हुई है। ये मृदमांड जो है ये किस सभ्यता की विशेषता है, ये है कालीबंगा। हाँ जी, मृदमांड मिट्टी वाला मटका, ये लो, ऐसा। अब क्या है, कुछ ब्लैक रेखाएं होंगी और कुछ यहां पर सफेद रेखाएं होंगी, काले व सफेद हो गए। काले व लाल रंग के मृदमांड जैसे मटके होते हैं, तो काले लाल वाले ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। काले व नीले रंग वाला अभी होल्ड रखा हुआ है, कृष्णवर्णी बहुत बार पूछा गया है। गेरुए रंग वाला पहली बार हाईलाइट किया उन्होंने इस नाम से लिखे, तो काले लाल रंग वाले, काले व नीले रंग को अच्छे से रट लेना, आपका प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। अब हमने देखना है, यहां से 6 प्रकार के मृदभांड वाली संस्कृति मिली है। मृदभांड, मृद मिट्टी है, भांड बांडे हैं, बर्तन है, 6 प्रकार के, ठीक है, उनको कृष्णवर्णी कहा गया है। पत्थर के मकान व पत्थर के बांध मिले हैं, दीनहीन बस्ती कालीबंगा। और ईंटों वाले में हम कहां पर चले जाएंगे, पक्की ईंटों वाले में हम आहड़ में चले जाएंगे। अच्छा, गणेश जी की मूर्ति, मूर्ति जो है सामान्यतः पत्थर की है, तो गणेश जी पत्थर के बना के पूजे जाते हैं, है ना। तो पत्थर के मकान व पत्थर के बांध कहां से मिले, गणेश्वर सभ्यता से। अब आता है आरसी अग्रवाल, जिन्होंने पहली बार खोज की थी, बाद में विजय कुमार ने उत्खनन किया था। वीएन मिश्र के उत्खनन से जुड़े हैं। कांतली नदी के किनारे स्थित यह ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है। बाकी सब बातें ठीक थी, वीएन मिश्र का मैंने नाम डाल दिया, तो इसलिए ये जो कथन है असत्य हो गया, क्योंकि वीएन मिश्र कहां से जुड़े हैं, बालाथल से जुड़े हैं, बागोर से जुड़े हैं, गणेश्वर सभ्यता से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी स्लाइड की सारी बातें बहुत काम की हैं। ये देखो, ये समान है, अब इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। कोई समझाने वाला आगे आ रहा है तो जरूर बता दूंगा। खेजड़ी वृक्ष बिछाने हेतु ऑपरेशन कब चलाया गया था, 1991 में चलाया गया था। सीधे ये फैक्ट वाले हैं। गोडावन का प्रजनन केंद्र यहाँ क्या, जोधपुर में। अब इनको क्या बताना, घूमर का, चलो यहां थोड़ा बता देता हूं। घूमर का प्रकार है झूमरी और लूर। लूर किस जनजाति का है, ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में सिर्फ महिलाएं जो है वो करती है। अब आ गया चरी। चरी गुर्जर जनजाति की महिला, सिर्फ स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब एक तो आ गया चरी और एक आ जाएगा चक्करी। चक्करी क्या नया डल गया, और एक आएगा द्विचक्री। द्विचक्री, ठीक है। अब चरी किसका है, गुर्जर, कौन, सिर्फ स्त्री। चक्री कंजर, कौन, सिर्फ स्त्री, ठीक है। कंजर तो चक्री जड़ाई रखते हैं, कंजर बंदा चक्री जड़े, कंजर चक्री, ठीक है। द्विचक्री भील, कौन, युगल, जोड़ा बना के दी द्विचक्री, तो द्वि में 2 नाम आ गए तो युगल करेंगे। ये देखो एक जैसे नाम है, चरी में कै डालो चक्करी बन जाएगा। तो चरी गुर्जर जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो कि घूमर जैसे लूर किया जाता है ग्रासिया। झूमरियों किसके द्वारा, बालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो यहां प्रश्न था कि घूमर का प्रकार नहीं है, घूमर का प्रकार नहीं है तो चरी नहीं है। अगर घूमर के प्रकार पूछे जाएंगे तो ये दोनों घूमर के प्रकार हैं भाई। मैंने शायद ये प्रश्न डाला था घूमर का प्रकार है पेपर में, तो घूमर का प्रकार है तो दोनों, नहीं है तो चरी उसका प्रकार नहीं है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है चक्करी, द्विचक्री, चरी, ये याद रख लेना, एक जैसे नाम है। हाँ, ऐसे जो है इनको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है ताकि आपकी बातें याद आ जाए। अब राज्य पशु, पशुधन श्रेणी में जो है कौन सा है, ऊंट है, बाद में बना है। पहले सामान्य जो था वो चिंकारा था। अब इनका तो क्या, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम, अब ये सारे वैज्ञानिक नाम यहां पर मैं एक अच्छे से आप रख लेना। प्रोसेपिस सिनेरेरियो किसका है, कोरियोटिस किसका है, ड्रेमेटेरियस किसका है, गंजेला बनेटी इसका है, चिंकारा का है। अब यहां पर एक और प्रश्न है जो मैंने आपको
जैसे इस तरह से प्रश्न डिजाइन हो जाते हैं कई बार करंट के। ये आपसे भाई यहां वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको कुछ बातें बताई जाए कि पेपर को आपने कैसे हल करना है। जैसे ये आ गया मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 18 दिसंबर 2022 को अजमेर से मुखिया महोदय ने इसकी शुरुआत की है। एक वर्ष में इस योजना में 400 करोड़ का कहते हैं कि व्यय होगा कुल, ठीक है। और इसमें बीमा की अधिकतम राशि 40,000 रुपए है। फिर पशुपालकों को 100 रुपए प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी। असत्य कथन ये था, पशुपालकों को कोई राशि नहीं देनी, पशुपालकों का निःशुल्क इसमें बीमा होगा। और जब अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या है कि 40,000 रुपए जो है पशु के बदले में मिलते हैं। एक ये था। और इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आजकल बहुत छाया हुआ है, ये देखो, ये प्रश्न मैंने बनाया था और ये प्रश्न बना के मुझे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि ये लगभग बच्चों का मैंने गलत करवाया था। कैसे? देखो, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना केस बंद में सत्य कथन है। पहली बात, 19 दिसंबर 2024 को उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई, ठीक बात है। इसके तहत 3 से 6, अब यहां ना मिस्टेक, अभी मिस्टेक हुई है, हालांकि पेपर में नहीं थी, यहां लिखा हुआ था इसके तहत कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों को सप्ताह में 3 दूध पिलाया जाएगा, क्योंकि इस वर्ड का ही तो सारा खेल था। अब जब हम इस योजना को पढ़ते हैं तो इस योजना को यही पढ़ा जाता है, अमृत आहार योजना के तहत किनको दूध पिलाया जाता है? आंगनवाड़ी वाले बच्चों को, आंगनवाड़ी, क्योंकि वैसे स्कूल के बच्चों को दूध पन्नादाय बाल गोपाल योजना के तहत पिलाया जाता है, वो बाल गोपाल योजना है, बाल गोपाल, ठीक है। और ये है अमृत आहार, अमृत आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं। अच्छा, आंगनवाड़ी में कौन से बच्चे होते हैं? आंगनवाड़ी में बच्चा जाएगा 3 वर्ष का, 3 वर्ष से 6 वर्ष। अब मैंने आंकड़ा 3 से 6 रखा। इस तरह के प्रश्न पढ़ते समय गलती मत करना। मैंने यहां पर 3 से 6 के आगे वर्ष को काट दिया और मैंने लगा दिया कक्षा 3 से 6। बच्चों ने आंकड़ा देखा कि हाँ 3 से 6 तक के बच्चों को, तो वहां मैंने कक्षा लगाया था। और आपने पढ़ा होता है योजना को, जिन्होंने बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बात अलग है, जिन्होंने पढ़ा उनका प्रश्न गलत हुआ और उनको बहुत सीखने को मिलेगा। ऐसे हम पेपर में गलतियां करते हैं। तो यहां पर कक्षा 3 से 6 नहीं है, 3 वर्ष से 6 वर्ष, क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा कितनी एज हो जाएगी? अब आप देख लो, 6 वर्ष वाला पहली में आएगा, 7, 8, 9 वर्ष का बच्चा हो जाएगा कक्षा 3 में जब जाएगा, तो 9 वर्ष से तो लेना देना नहीं, वहां तो बाल गोपाल योजना के तहत दूध पिलाया जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, पहली बात सत्य है और दूसरी बात क्या है? असत्य है। तो इसका ठीक उत्तर सी। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए डालता हूं ताकि हाँ, सप्ताह में 3 दिन दूध, वहां पर उसमें पूरा सप्ताह पिलाया जाता है। जो कक्षा अपने 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे, जो पहली क्लास वाले बच्चे हैं, उनको सप्ताह में पूरे सप्ताह ही उनको दूध पिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न इसलिए डिजाइन करता हूं ताकि आप कुछ सीखें। वैसे ही आप सीखने का मतलब है कि पेपर में जो मिस्टेक, ऐसे प्रश्नों पर, ऐसे प्रश्न बनाने में समय लगता है, इसलिए मैं कई बार कह देता हूं सेकंड ग्रेड वालों को तो इस पे समय थोड़ा, अभी पहले ही टेस्ट हुआ है, आगे आपका धीरे धीरे पता चल जाएगा कि पेपर का स्तर क्या है। सेकंड ग्रेड वालों को तो मैं खुला ही चैलेंज करता हूं कि आप ना ये पेपर बिल्कुल आरपीएससी को टक्कर देते हैं अपने। आपने इन प्रश्नों का, इन पेपर का अगर अभ्यास कर लिया, आप पेपर हॉल में मात नहीं खाएंगे। आपको ये लगेगा कि संतवीर सर वाला पेपर ही दे रहे हैं। इसलिए आपने नहीं ज्वाइन किया तो भाई जल्दी से वो टेस्ट को ज्वाइन कर लो। आप कोई ज्यादा है नहीं, 199 वाला चल रहा है। वीडियो कोर्स बिल्कुल वहां पर ऐप में भी आपको फ्री में जो है उपलब्ध रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एसएस एजुकेशन ऐप का फ्री के नोट्स जो है वो संतवीर सर टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। और यहां पर समान्य जैसे ये प्रश्न था भाई, ऐसे प्रश्नों में क्या मिस्टेक हो जाती है? अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिशाली कितना व्यय किया जा रहा है? राज्य सरकार ने बढ़ा दिया, 22 रुपए कर दिया। और हम जाते हैं, हमें कितने रुपए देने होते हैं? ठीक है, हम 8 रुपए देते हैं।
हम कितने रुपए देते हैं? हमें 8 रुपए देने हैं और भर पेट खाना खिलाया जाता है। सरकार कितना व्यय कर रही है? 22 रुपए कर रही है। टोटल मतलब 30 रुपए की खुराक को माना जाता है। ये प्रश्न था आयुष्मान बाल संबल योजना दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए था। अच्छा, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य यानी कि जो दोहरे हैं टीलों के मध्य है जल एकत्रित होने वाला लवणीय जल का दलदली भाग है। अगर आता है लवणीय जल, अगर आता है लवणीय जल, भाई दोहरे है, ये दोहरा हो गया, ठीक है, और एक ये दोहरा हो गया, बीच वाला जो पक्की जगह होती है, अगर तो लवणीय जल है यहां पर नमकीन सा पानी, तो उसको तो हम कह देंगे रन या टाट, और अगर मीठा पानी है तो उसको हम कह देंगे तल्ली या पोखर। ठीक है, तल्ली या पोखर। अब आपने कमेंट करके बताना है पलाया क्या है। रेग तो सामान्य मरुस्थलीय टीले, आप पलाया बताओगे। पलाया बहुत फेमस है, इसका तो कमेंट करके बता दो। इतने समय से आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब बालू का स्तूप आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। शिवपुरा घाट, सूरा घाट, ब्यावर, ये सामान्य। हाँ भाई, ये प्रश्न रह गया था एक। दो मुंह का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वह पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से मिले हैं? ये बिल्कुल नए प्रश्न है, टेस्ट में उत्तर कुंजी में आपको उत्तर मिले हैं। ठीक है, या नहीं बताऊंगा, जिन्होंने टेस्ट दिया है वो कमेंट करके बताएं आपने उत्तर, क्योंकि इनमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, सही सही लिखा है। आप कमेंट करके बताएं इसका। ये नए प्रश्न है भाई, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया वो देख लें, नए प्रश्न इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन, चलो ये तो चांकलिया साहब, अग्रवाल साहब जो है, ये अग्रवाल साहब, ये करंट के प्रश्न थे भाई। करंट वाले तो चलो आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां से आपको पता चल जाता है। मातृ वंदना योजना के तहत 6500 कर दी है राशि। चलो ये करंट वाले तो आपको पता ही है प्रश्न, करंट क्रोनोलॉजी पढ़नी है। उसके बाद 2 माह वाली आप वो पढ़ लिया करना, मूमल। ये सामान्य प्रश्न है करंट के। भाषा अकादमी वाला मुक्त मणिराज साहब काफी छाए हुए हैं, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का इनको पुरस्कार मिला हुआ है। बोर्ड सफारी की शुरुआत, ये क्रोनोलॉजी के प्रश्न सामान्य। और कोई ऐसा प्रश्न? अच्छा, ये जरूर याद रखना, मैंने टेलीग्राम में पोस्ट डाल दी थी कि भारत के लिए कौन सी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा नीति के तहत अक्षय ऊर्जा। अब पहले तो जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अक्षय ऊर्जा होती क्या है? चाहे सौर ऊर्जा है, चाहे पवन ऊर्जा है, चाहे जल से प्राप्त करने वाली ऊर्जा है, बायोमास वाली, बायोगैस वाली जो है उससे तैयार करते हैं। ये जितनी तरह की आप ये मान सकते हैं नेचुरल डिजाइन करके जो ऊर्जा, जो बिजली बनाई जाती है, उसको, उसके समूह को हम अक्षय ऊर्जा कहते हैं। और राजस्थान ने 2030 तक टारगेट रखा है कि अक्षय ऊर्जा कितनी, 125 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा जो है वो अपने तैयार करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ये, क्योंकि ऊर्जा टॉपिक आपको वैसे भी पढ़ना होता है। तो 125 गीगावाट का टारगेट रखा है, और अभी शायद कल ही मैंने पोस्ट की थी, और अभी तक हमने 84-85 गीगावाट तक प्राप्त भी कर लिया। 30 तक यहां तक लेके जाना है। तो वो टेलीग्राम में आपने देख लिया होगा कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको वहां पर मिल जाती है। चलो ये देखो, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी से लिया हुआ प्रश्न। अपरिष्कृत मृदभांड जो कि पूरी तरह पके हुए नहीं है, मतलब मिट्टी के भांडे जो है पूरे पके हुए नहीं है, ठीक है, और तथा यहां अलंकरण भी बहुत कम मृदभांडों पर मिलता है, यानी कि मिट्टी के जो मटके होते हैं कईयों पे कुछ ना कुछ बना होता है, रेखाएं खींची होती है। ये सिंपल है, अलंकरण भी नहीं है। किस सभ्यता की विशेषता है? लो बोलो। ठीक है, गाइडों में कई बार ऐसी चीजें छूट जाती है, अगर दी भी जाती है तो बहुत सारी बातों के साथ इसको इंक्लूड किया जाता है। और मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं, हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक की, और कुछ बच्चे उसको पढ़ते भी हैं, वहां पर इस सभ्यता के बारे में जिसकी ये बात है, इस सभ्यता के बारे में बामुश्किल 15 एक बातें हैं, तो उनमें ये बातें जो है दी हुई है। हाथी व चंद्रमा की आकृति वाले तांबे के सिक्के। अब आपका मन ललचाएगा, बताने को बता सकता हूं, जाके देखो, पहला टेस्ट फ्री है। एसएस एजुकेशन ऐप जो है इंस्टॉल करें आप,
6-7 कमरों का एक बड़ा भवन, ईंटों की बनावट मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान, यह किस सभ्यता की विशेषता है? बिल्कुल नए प्रश्न। अभी तक ये प्रश्न, चलो गोलाकार बौद्ध मंदिर तो चलो बेराट की विशेषता, ये तो आए हुए हैं। ये प्रश्न अभी आया नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल नए प्रश्न, बिल्कुल नए प्रश्न। तो आप जरूर अपने, ये देखो, ये प्रश्न मैं कह रहा था, इस तरह से बन सकते हैं। बेराट सभ्यता के संबंध में ऐसे कथन देखो, बीजक की पहाड़ी से अशोक के 2 शिलालेख। बहुत टाइम, मतलब कई बार तो ऐसा होता है 2 घंटे लगा के 5-7 प्रश्न ही बनते हैं मेरे से, ऐसे नहीं किसी से बनवा लिए, खुद तैयार करता हूं सभी प्रश्नों को। देखो, बीजक की पहाड़ी से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, ये असत्य बात होगी। क्यों? क्योंकि बीजक की पहाड़ी से एक शिलालेख मिला है, और दूसरा कहां से मिला है? दूसरा शिलालेख मिला है भीम की डोंगरी पहाड़ी से। बैराट के शिलालेखों को बाबरू शिलालेख। अब ना, जहां यहां पर मान लो बैराट जगह है पूर्व में, जिसका नाम विराटनगर हुआ करता था, इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है बाबरू। अब ये मिला तो विराटनगर में, लेकिन बर्ट साहब ने लिख दिया कि ये बाबरू से, बाबरू के नाम से लिख दिया कि बाबरू से मिला। इसका ये बाबरू शिलालेख कह दो, बैराट का शिलालेख कह दो, एक ही बात है। जिसमें हम कहते हैं अशोक बौद्ध धर्म का पालन करता था, बुद्ध धम्म संघ का पालन, त्रिरत्नों, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, तीनों का पालन करता था, बाबरू शिलालेख से पता चलता है। दूसरे शिलालेख की खोज कार्लाइल द्वारा 1871-72 में, ठीक है, 37 दूना 76 होते हैं, लेकिन 2 कम कर दो, वो 1837 में खोज हुई थी पहले की, दूसरे की यहां हुई थी। हवेन सांग द्वारा यहाँ बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। तो इस तरह का एक प्रश्न शायद और था अगर यहाँ हुआ। ये देखो, बैराट से गोलाकार बौद्ध मठ, ये प्रश्न कहीं नहीं है, मतलब ये प्रश्न आए हुए नहीं है। नए प्रश्नों का अगर नंबर लगता है तो ऐसे, बैराट से गोलाकार बौद्ध मंदिर, इंडो यूनानी शासकों के सिक्के आदि किस पुरातत्वविद को मिले? अब ये सारे के सारे बैराट में इन्होंने काम किया है, लेकिन जो गोलाकार बौद्ध मंदिर जिसका हम जिक्र करते हैं कि मिला है, किसको मिला था? ये दयाराम साहनी साहब को मिला था। अब ऐसे प्रश्न जो है ना, ऐसे नए नए प्रश्न आपको बहुत सारे, और कोई टफ नहीं है ये, ज्यादा ये टफ प्रश्न नहीं है। और साइको की अगर बात करें, साइको की ना पहली जो इकाई है आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की सभी परिभाषाओं को याद रखने की एक ट्रिक, एक एक शब्द उठाऊंगा मैं, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देख लेना वहां पर। और मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक बार जरूर विजिट करना। अगर किसी को मनोविज्ञान समझ नहीं आती, वो भूल जाएगा, एक बार आप जरूर देखना, ठीक है। मनोविज्ञान की वीडियो देख लेना। बहुत बच्चों को जो रीट का निःशुल्क बैच, अपना निःशुल्क रहता है बैच, ठीक है, तो रीट वाले बैच में मनोविज्ञान की वो वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आई थी। वीडियो जिसमें विकास के सारे सिद्धांत, ट्रिकली, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी है, प्रक्षेपी विधियां, व्यक्तित्व वाले वो सिद्धांत, सारे बुद्धि के, ये सारे मैंने रटवाए थे सीधे से, आपको बताऊं तो वहां पर आप देख लेना। और विशेष रूप से इंग्लिश टर्म्स जो है उनका यूज करके, प्याजे, चलो सब कुछ छोड़ दो आप, प्याजे का संज्ञानावाद जो है ना, संज्ञानात्मक थ्योरी प्याजे की, जिसको ऑपरेशनल थ्योरी भी कहते हैं, वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कहीं से नहीं समझ आती तो आप जरूर एक बार मेरी वीडियो को देखना, ठीक है। अगले टेस्ट की व्याख्या के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।